हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी जेआरएफ एग्जाम को लेके, क्योंकि आप लोग में से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर एंटरिंग पीजी एंड उनके बहुत सारे क्वेरी था कि कब एग्जाम देंगे, क्या होगा, कैसे होगा। इसकी एक वीडियो मैंने डाली थी, बट स्टिल देयर आर मेनी कंफ्यूजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, खास करके कि जेआरएफ क्या है, नेट क्या है, कब दे सकते हैं, कब वैलिड होगा। पिछले वीडियो पे भी कमेंट्स आए थे, तो मैं इसकी चर्चा आज करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेआरएफ एग्जाम कब आप एलिजिबल होते हो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन कि जेआरएफ के लिए आप कब एलिजिबल होते हो? आप एमए में आए, आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। या अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आपको पता है बहुत सारी जगहों पे 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर हैं तब भी आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो यानी कि या तो आप किसमें होने चाहिए, आप एमए में होने चाहिए, या तो आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है आप उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक नियम कि देखा जाए तो अगर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपको अपेयरिंग होना चाहिए मास्टर में। अगर आप लैंग्वेज ऑफ द ब्रोशर पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको अपेयरिंग होना चाहिए या अपेयर होना चाहिए आपके मास्टर्स के एग्जाम में, तब आप एलिजिबल होते हो। लेकिन उसी क्लॉज का अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हो तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू पास योर मास्टर्स एग्जाम विद इन 2 years फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ नेट। समझिए इस लाइन का मतलब कि नेट का रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है और आप नेट अगर हो उसमें या फिर जेआरएफ हो या कुछ भी हो, उसके 2 साल के भीतर, 2 साल के अंदर आपको एमए पास करना पड़ेगा। आपको अपना जो क्वालिफाइंग एग्जाम है यानी कि जो एमए का एग्जाम है उसको पास करना पड़ेगा, तब वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। एल्स दैट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। यानी कि क्या समझे, अगर मैं भाई साहब जून 2000 अभी कौन सा चल रहा है 25 का एग्जाम देता हूं और मैं पास हो जाता हूं और मेरा सर्टिफिकेट मान लो आता है अगस्त 2025 में, थोड़ा टाइम लगता है ना एनटीए, तो अगस्त 2025 में मेरा सर्टिफिकेट आ रहा है, तो अगस्त 2026, अगस्त 2027, यानी कि अगस्त 2027 तक मुझे अपना एमए पास करना पड़ेगा, तब जून 2025 का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। अगर ये डेट क्रॉस हो जाती है तो आपने जो नेट निकाला है वो आपके एडमिशन के लिए या फेलोशिप के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप इनएलिजिबल, इनअप्रोप्रिएट आपका सर्टिफिकेट है, आप एलिजिबिलिटी होल्ड नहीं करते थे उस एग्जाम के लिए अगर आपने डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 2 साल के अंदर नहीं कंप्लीट करते। लाइन क्या है, सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, फेलिंग इन विच यू विल बी कंसिडर्ड डिस्क्वालिफाइड। तो स्कोर क्राइटेरिया क्या है, 55% वाला, एंड बाकी कैटेगरी का 50%, जैसे भी है 55% एमए में आपके मार्क्स से। पहली बात क्लियर हुई कि अगर देखो जैसे तुम्हारा ही केस ले लेते हैं ना, मैं अपने स्टूडेंट्स का केस लेता हूं कि अभी तुम पीजी में एडमिशन लिए हो, जून 2025 चल रहा है, पीजी में एडमिशन लिए हो, तो पहला एग्जाम तुम कब दोगे, दिसंबर 2025 में दोगे, एंड इसका नेट का रिजल्ट कब आएगा, मान लो फेब 2025 में आएगा। तो आपका जो ये एग्जाम की वैलिडिटी है, क्वालिफिकेशन है, अगर आप फेब 2026 में 1 साल होता है एंड फेब 2027 में 2 साल होता है, सॉरी दिसंबर 2025 में, ये फेब 2026 में एग्जाम होगा ना, रिजल्ट आया तो फेब 2027, फेब 2028, तो यानी कि अगर आप दिसंबर 2025 में नेट दे रहे हो एंड फरवरी 2028 से पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो ये वैलिड, तो 2 साल में तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो अगर आप अभी एडमिशन ले लोगे किसी यूनिवर्सिटी में, जून 25 चला, जून जब भी 27, जून 2027 में आपका ये वैलिड है, ठीक है। यानी कि इफ यू एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटी अभी, तो आप दिसंबर 25 का अटेम्प्ट देंगे सर। माई फर्स्ट अटेम्प्ट वाज व्हेन आई वाज इन मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर, आई क्वालिफाइड नेट एट दैट टाइम, एंड सेकंड सेमेस्टर में जब मैं गया मास्टर्स के तो मेरा जेआरएफ हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टार्ट करना एंड स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट देता है, क्योंकि अभी तो आप पढ़ के आए हो ना, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करके आए हो। ओके, इतना समझ में आया।
कि तुम दे सकते हो। पहला क्वेश्चन सिंपल सा आंसर, यस यू कैन अपेयर इन दिसंबर 2025। ठीक है, अब आगे चलो, अब कॉम्प्लिकेशंस में जाता हूं, ये सीधा सवाल का सीधा जवाब। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाता हूं। जब आप नेट का एग्जाम देते हो, एक एग्जाम होता है लेकिन 3 कैटेगरी में रिजल्ट आते हैं। आप जब अप्लाई करोगे ना, जैसे जैसे मान लो आप सीयूटी पीजी अप्लाई करते हो, तो उसमें चुनते हो ना जेएनयू में लेना है एडमिशन, बीएचयू में लेना है, ऐसे करके करते हैं। वैसे जब आप जेआरएफ का एग्जाम दोगे, बेसिकली नेट का एग्जाम दोगे, तो आप 3 कैटेगरी में अप्लाई करते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ध्यान से सुनना, कैटेगरी 1 का मतलब है कि दिस कैटेगरी को अगर तुम क्वालिफाई करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, कैटेगरी 2 में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। एंड कैटेगरी 3 में अगर क्वालिफाई करते हो तो इट्स ओनली पीएचडी। अब इसको मैं समझाता हूं, तीनों कैटेगरी में आपको समझाऊंगा। पहला है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या है सर? जेआरएफ। कैटेगरी 2 मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। कैटेगरी 2 क्या है सर? कैटेगरी 2 है नेट। एंड कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 क्या है सर? ओनली पीएचडी। ओके, कैटेगरी 1 में मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो टॉप 1% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मान लो 100 बच्चे दे रहे हैं तो जो टॉप रैंकर होगा 1 वो सेलेक्ट होगा। 1000 बच्चे दे रहे हैं तो 10 बच्चे, ऐसे करके चलता है इनका, थोड़ा है नियम कानून। कैटेगरी 2 में 6% लोग सेलेक्ट होते हैं। एंड कैटेगरी 3 में 10 to 15% लोग सेलेक्ट होते हैं। मेरे को अभी उतना दिमाग में नहीं आ रहा, बट इस रेंज में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों कैटेगरी अलग हो जाती है। कैसे? अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हो तो यानी कि आप टॉप ऑफ द टॉप हो, आप सबसे ऊपर हो, टॉप के 1% में आ रहे हो। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई हो तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हो। जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है जी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन इसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो एंड पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हो। यानी कि आप टॉप ऑफ द टॉप हो ना, आप सबके लिए एलिजिबल हो, आपके लिए सारे रास्ते खुल गए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। सेकंड कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर से। अगर आप इस कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हो, यानी कि आप टॉप 1% में नहीं आ पाए, उतने मार्क्स नहीं आए, थोड़ा कम रह गया, तो आपको नेट देगा। वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। इसका मतलब क्या? नेट जो होता है ना, इसका मेन काम होता है कि आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। समझे? नेट का क्या मतलब है कि आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और इसके साथ आप इसी स्कोर का यूज करके पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जेआरएफ नहीं है। जेआरएफ नहीं है मतलब जो यूजीसी फेलोशिप देती है रिसर्च करने के लिए, यूजीसी आपको पैसे नहीं देगी, यूजीसी आपको फेलोशिप नहीं देगी। ठीक, इतनी बात समझे। कैटेगरी 3 क्या है? इसका नाम है ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी का क्या मतलब होता है कि इसमें आप जेआरएफ नहीं हो, यानी कि सरकार आपको, यूजीसी आपको रिसर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं देगी। साथ में आप नेट भी नहीं हो, यानी कि आप इसका यूज करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी। अगर कैटेगरी 1 में आते हो तो सरकार पैसे देगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो एंड आप पीएचडी एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो। कैटेगरी 2 में हो तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो यूजीसी पैसे देती है वो नहीं मिलेगी, लेकिन आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो एंड इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हो तो आप जेआरएफ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यूजीसी आपको पैसे नहीं देगी, आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? इजी बीजी, नॉट एनी डिफिकल्टी। अब आते हैं यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन देते हैं? तो देखो सर, अगर यूनिवर्सिटी 100 सीट निकालती है, 100 सीट निकालती है तो 50%, मान लो 50 सीट गोज टू कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स एंड 50 सीट विल गो टू कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी 3 स्टूडेंट। कैटेगरी 2 एंड 3 में 50 सीट गया।
ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम से कहते हैं इसको, कुछ लोग कैटेगरी 1 वाले को नेट एग्जेम्प्टेड कहते हैं, इसको नेट कैटेगरी कहते हैं, ऐसे करके नाम अपना देते हैं, यूनिवर्सिटी देते हैं। ओके, तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अगर यूनिवर्सिटी के पास 100 सीट है एडमिशन के लिए, तो वो 50 सीट कैटेगरी 1 को देगा एंड 50 सीट कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 को देगा। अब यहाँ पे है गेम। गेम क्या है, ये जो कैटेगरी 1 वाले हैं ना, ये है क्योंकि क्रीम, इनको पता है ये टॉप 1% वाले थे, तो इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू मान लो 100 नंबर का है, तो जितना मर्जी नंबर आ जाएगा उसके बेसिस पे इनकी लिस्ट बन जाएगी, सिलेक्शन हो, कोई इनका परेशानी नहीं। ये इन्होंने गया इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे इनको एडमिशन मिल गया। ठीक है, ये है कैटेगरी 1 एग्जेम्प्ट, जो एग्जेम्प्ट है, टेस्ट से एग्जेम्प्ट है, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम से एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये जो कैटेगरी 2 एंड 3 है, ये जो कैटेगरी 2 एंड 3 है, इनका डायरेक्ट इंटरव्यू का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पे इनका एडमिशन नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इनका टेस्ट ले सकता है अलग से, यूनिवर्सिटी चाहे तो इनका अलग से एग्जाम टेस्ट वही हो गया ना, या सिर्फ इंटरव्यू ले सकता है, या किस कोई भी और प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, कोई भी प्रोसेस को। लेकिन यूजीसी क्या रेकमेंड करती है कि अगर कोई बच्चा कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के अंतर्गत एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो 70% जो वेटेज होगा ये इसके नेट के स्कोर के लिए होगा, यानी कि नेट में आपने जितना स्कोर किया होगा उसका 70% वैल्यू लेंगे एंड 30% आप इंटरव्यू ले लो, या पर्सनालिटी टेस्ट ले लो, या आप अलग से टेस्ट ले लो, या आप उनका सिनॉप्सिस पे चेक कर लो, जो मर्जी करो। ठीक है, दोनों में परिवर्तन आ गया, कैटेगरी 1 में और 2 में परिवर्तन आ गया। कैटेगरी 1 में क्या है कि आप गए यूनिवर्सिटी का, मैं जेआरएफ हूं, यूनिवर्सिटी ने कहा तुम जेआरएफ हो, आओ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू में 100 नंबर का हुआ, जैसा इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे तुमको एडमिशन मिलेगा। लेकिन तुम गए यूनिवर्सिटी के पास, तुमने कहा नहीं सर मेरा जेआरएफ नहीं है, लेकिन मैं कैटेगरी 2 में आता हूं, यानी कि नेट है मेरा, या कैटेगरी 3 में आता हूं, पीएचडी है मेरा ओनली, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तुमको थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्या, पहले तुम्हारे नेट का 70% वैल्यू हम लेंगे, 30% वैल्यू के लिए हम इंटरव्यू कराएंगे, तुम्हारा सिनॉप्सिस देखेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, उसके बाद 100 में से स्कोर बनाएंगे, तब तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे बदल गया है ना, सिलेक्शन प्रोसेस बदल गया ना, इनके लिए अलग हो गया, इनके लिए अलग हो गया, इनके लिए सिर्फ इंटरव्यू, इनके लिए 2 प्रोसेस, नेट का स्कोर एंड इंटरव्यू की। ठीक है, 70-30 के रेशियो में। ये बात समझ में आई, आ गई ना आप। अब देखो एक और गेम, अब यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि ये जो जेआरएफ वाले, इनका तो बस इंटरव्यू लेना है, इनका तो बस इंटरव्यू लेना है, इनका तो स्कोर का मतलब नहीं है, बस मेरे को जानना है कि ये जेआरएफ है, यानी कि अपने टाइम में इन्होंने जब भी दिया होगा तो ये टॉप 1% में रहे होंगे, तभी जेआरएफ। तो यूनिवर्सिटी कह रहा है ठीक है, मैं 3 साल पुराने सर्टिफिकेट तक को वैल्यू दूंगा, यानी कि अगर मान लो अभी जून 2025 में कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है जेआरएफ कैटेगरी में, तो उसका 3 साल पहले जो उन्होंने एग्जाम दिया होगा वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, यानी कि जून 2024, 23, 22, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी जून 2022 में भी जिसने एग्जाम दिया होगा एंड उसके पास अगर जेआरएफ सर्टिफिकेट है, तो वो इस इंटरव्यू में डायरेक्टली आ सकता है। यानी जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैल्यू कितने दिन की है, 3 साल की, यानी कि आपने अगर कैटेगरी 1 में क्वालिफाई कर लिया, कब, दिसंबर 2025 में मान लो क्वालिफाई कर लिया, तो इसके 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी, 26, 27, 28, यानी जून 2028 तक अगर आप एडमिशन ले लेते हो पीएचडी में, तो ये एडमिशन के लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट हेल्प करेगी, जो नॉन कैटेगरी है, जो जेआरएफ वाली कैटेगरी है उसमें, एंड साथ में आप इसका फेलोशिप भी ले सकते हो। ठीक है सर, यानी ये सर्टिफिकेट मिलने के 3 साल तक आप एडमिशन भी ले सकते हो, सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। समझे बात, क्लियर हुआ बात। चलो दूसरी है ये वाली कैटेगरी, जिसमें ये क्या देख रहे थे, 70% स्कोर देख रहे थे, 70% स्कोर देख रहे थे। अब ये क्या कहते हैं कि क्योंकि मैं 70% नेट का स्कोर देख रहा हूं और इतना पुराना मैं देखने जाऊंगा तो पता नहीं कैसा पेपर था, नहीं था, क्या था, नहीं पता ना, तो कहते हैं देखो अगर तुम कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अप्लाई कर रहे हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारे 1 साल पुराने स्कोर को ही कंसीडर करूंगा। अगर कोई बच्चा जून 2025 में कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में अप्लाई कर रहा है, यानी नेट कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, तो इसका स्कोर जून 2024 से पहले का वैलिड नहीं है,
वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन के लिए अगर जून 2024 से पहले का है तो वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आप नेट या पीएचडी ओनली होते हो तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू पीएचडी एडमिशन के लिए बस 1 साल की है। अगर आप जेआरएफ हो जाते हो तो उसकी वैल्यू 3 साल के लिए। समझ में आई सर बात? एज सिंपल एज दैट। अब देखो 2 केस स्टडी लेते हैं। एक है, मान लो एक है राम, एक है मोहन। ओके, राम ने क्या किया, जून 2025 में जेएनयू में एडमिशन लिया, एंड मोहन ने क्या किया, जून 2025 में जेएनयू में एडमिशन लिया। इन दोनों ने कहा कि अब आ ही गए हैं तो चलो एग्जाम भी दे देते हैं, तो दोनों ने अपना पहला एग्जाम दिसंबर 2025 में दिया, दिसंबर 2025 में दिया। ठीक है सर, ये भाई साहब हो गए जेआरएफ, टॉप 1% में आ गए, और ये भाई साहब हुए जेआरएफ नहीं हुए, ये सिर्फ नेट हुए। अब ये जेआरएफ हो गया तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड, 3 साल के लिए। तो अब ये हो गए निश्चिंत, क्योंकि ये कब पास करेंगे अपना एमए, ये पास करेंगे जून 2027 में, है ना, सॉरी जून 2027 में ये अपना एमए पास करेंगे। और इनका जेआरएफ हुआ था दिसंबर 25 में, यानी दिसंबर 26, दिसंबर 27, दिसंबर 28, दिसंबर 28 तक इनका जेआरएफ वैलिड है। तो अब ये इस पीरियड में आराम से बिना किसी चिंता फिकर के अपना एडमिशन की चिंता कर सकते हैं, आराम से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खुश। लेकिन मोहन भाई साहब के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ हुए नेट। अब इनका ये अटेम्प्ट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका ये नेट स्कोर दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल का ही वैलिड। और इनका तो अभी एमए ही नहीं पूरा हुआ है, इनका एमए कब पूरा होगा, इनका एमए पूरा होगा जून 2027 में। तो इनका ये सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं, लेकिन अगर जेआरएफ है तो काम का है। फिर इनको तो अब देने की जरूरत नहीं, इनका मन करेगा तो फिर से दे देंगे जून 2026 वाला, देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। लेकिन इनको अब फिर से जून 2026 का अटेम्प्ट देना पड़ेगा। अब ये जेआरएफ हो गए तो बहुत अच्छे, और अगर अभी भी ये नेट होते हैं तो इनका सर्टिफिकेट अब कब तक वैलिड होगा, जून 2027 तक। और इनका एमए कब खत्म होगा, जून 2027 में। यानी कि एमए और सर्टिफिकेट एक साथ एक्सपायर हो रहे हैं। तो इमीडिएटली अगर फॉर्म आ जाएगा, है ना, अगर इमीडिएटली फॉर्म आ जाएगा तो एलिजिबल, ठीक है। नहीं अगर आता है, मान लो कहीं इमीडिएटली वाले में एडमिशन नहीं हो पाए, अगले सेशन में एडमिशन हो, तो फिर वैलिड नहीं है, फिर इनको फिर से दिसंबर 2026 का भी देना होगा। तो यह है विशियस साइकिल ऑफ नेट। अगर आप जेआरएफ हो जाते हो तो आपके लिए लाइफ पहले ही अटेम्प्ट में आसान हो गया, नहीं होते हो तो थोड़ा सा फिर से देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। तो जिन्होंने जून 2025 में एडमिशन लिया है एमए में, उनके लिए बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा है, बेस्ट अटेम्प्ट उनके लिए है जून 2026। समझे ये पूरा प्रक्रिया का निचोड़ क्या है, कि जो जून 2025 में आप बीए में एमए में एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट ईयर में, उनका बेस्ट टाइम कौन सा है जेआरएफ देने का, जून 2026। क्यों, क्योंकि आप नेट हो गए तब भी वैलिड रहेगा, अगले साल तक आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, जेआरएफ हो जाओगे तो बल्ले बल्ले। तो जून 2026 शुड बी योर टारगेट टू क्वालिफाई जेआरएफ एंड नेट, ना कि जून 2026 का दिसंबर। इतना टाइम तक क्या वेट करोगे भाई, नहीं हुआ तो 1.5 साल बाद तुम जाके पहला एग्जाम दोगे, नहीं, तुमको क्वालिफाई करना है जून 2026 में, एंड तुमको पहला एग्जाम अपना देना है दिसंबर 2025 में। अभी एडमिशन लेते ही, पहले मैं बच्चों को कहता था पहले 6 महीना चिल करो, लेकिन नहीं, गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आपने जेआरएफ का सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कितनी सारी चीजें हैं, एंड गलती से एग्जाम पुराने पेपर मत उठाना, अभी हाल फिलहाल के पेपर्स उठा के देखना, पागल हो जाओगे। इट इज डिफिकल्ट, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तब भी डिफिकल्ट है, समझे। तो बेस्ट अटेम्प्ट है आपका जून 2026, लेकिन आपको पहला अटेम्प्ट कब देना है, अभी दिसंबर में। अगर जेआरएफ हो गए तो वेरी गुड, नेट हो गए तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे थोड़ा सा और मेहनत कर लूंगा तो जेआरएफ हो जाएगा, एंड आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा। जेआरएफ हो गए तो आप एलिजिबल हो,
मैं पहले अटेम्प्ट, मेरे दोस्त हैं जेएनयू में रिसर्च कर रहे हैं, उनका अब जब वो एमए में घुसे दिसंबर में ही उनका जेआरएफ हो गया था, एंड उन्होंने उसी जेआरएफ के बेसिस पे जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन लिया है। आई हैव माई, समझ रहे हो? इट इज सो इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में देना। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना है, अपनी आपको स्थिति चेक होगी कि मैं कितने पानी में हूं, क्या मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, क्या अच्छा कर रहा हूं, कितनी और मेहनत चाहिए, और जून में निकाल लो जेआरएफ। मजे ही मजे। दिसंबर में निकल गया तो और भी मजे ही मजे, तुम थोड़े स्टार टाइप के बन जाओगे अपने अगल बगल वालों में। मैंने तो पहले सेमेस्टर में, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो दूसरे सेमेस्टर में निकाल लिया। मेरा दोस्त कहता मैंने तो पहले ही सेमेस्टर में निकाल लिया, है ना। कुछ लोग फोर्थ सेमेस्टर में निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे, कुछ लोग पीएचडी में आने के बाद भी निकालते हैं। जेआरएफ नहीं हो पाता है, सिर्फ नेट हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप अभी एमए में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जेआरएफ का टारगेट होना चाहिए जून 2026, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपको देना है दिसंबर 2025 में। एम आई क्लियर? जेआरएफ हो जाओगे 2026 में तो आराम से फिर अपना सिनॉप्सिस बनाना, इंटरनेशनल एडमिशन के लिए, नेशनल एडमिशन के लिए ट्राई करते रहना, है ना। क्योंकि आपको अब नेट की चिंता नहीं रह गई ना, आपके पास 1 साल है, आप डिसर्टेशन लिखो अच्छे से, पेपर्स लिखो, रिसर्च करने की कोशिश करो, प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करो, जो भी आपके लिए ठीक लगे, है ना। और अगर नहीं होता है तो फिर जून 26 के बाद फिर दिसंबर 26 में दोगे। कुछ बच्चों से मैंने बात की, वो दिसंबर 26 का पहला अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं। क्यों भाई? इतनी अच्छी तुमने पीजी की तैयारी की है, आधी चीजें तुम्हें इतने अच्छे से आती हैं, तुम थोड़ा और मेहनत करके अभी निकाल लो दिसंबर में। क्यों इतना वेट करोगे? तब तक ज्योग्राफी भूल जाओगे। कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह दफा, ऐसे दिमाग खाली हो जाता है, अब भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि पहला टारगेट आप दिसंबर, अब भी जो 6 महीने बाद एग्जाम है उस पर टारगेट करो। ठीक है, हो जाए गुड, नहीं होगा एक्सपीरियंस होगा, एंड जून में आपको फाइनल निकाल देना। ओके सर, ये पूरा फॉर्मेट है एग्जाम का। 150 क्वेश्चन आते हैं, ये सब देखो इतना कैलकुलेशन करके समझा दिया। 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे, 50 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब का होगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाता है जेआरएफ के लिए। ठीक है, जेआरएफ और नेट के कट ऑफ में 4-5% का अंतर होता है, एंड नेट एंड पीएचडी ओनली का 3-4% का अंतर होता है। लेकिन आपका टारगेट क्या है? नेट नहीं है, जेआरएफ है। बोलना सीखो, जेआरएफ। ठीक है सर, तो ये आपका पैटर्न है, आप इसको देख लीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं, है ना। अभी ये 5800 का कोर्स है, 5500 रुपए का अभी चल रहा है 5% डिस्काउंट पे। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, यूट्यूब देखा हुआ है, उनके लिए 15% का डिस्काउंट है इस कोर्स पे। ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा मेरे व्हाट्सएप पे 9936211102। आपको एक कोड दे दिया जाएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाएगा। एंड ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने जून 2026 के लिए बनाया हुआ है, ताकि आप अपना जून 2026 का अटेम्प्ट दो एंड आप जेआरएफ हो जाओ। लेकिन सिलेबस कवरेज मेरा दिसंबर 2025 वाला ही टारगेट है कि पहला जब तुम एग्जाम देने जाओ तो फुली प्रिपेयर्ड जाओ, कोई कमी नहीं छोड़नी है मुझे। ठीक है, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा ही होगा रिजल्ट, आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है 10% डिस्काउंट पे, चीपेस्ट अमॉन्ग ऑल। ये भी चीपेस्ट अमॉन्ग ऑल है। बाकी चैनल्स का देख लेना, नेट कितने का है, क्या दे रहे हैं, एंड मेरे पढ़ाने का तरीका, बाकी सब चीजें आप लोग जानते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा है कि क्लैरिफिकेशन मिला है, नहीं क्लैरिफिकेशन हुआ होगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से कोई वीडियो बना के क्लैरिफाई कर दूंगा। बट आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि आपको कब देना है, कैसे एग्जाम है, क्या है, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करो, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। इतना अच्छा प्रिपेयर किए हो, रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।